हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो कैंसिल एग्जाम हुआ, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था, उसके साइंस और मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस पीडीएफ में आपको मैथ के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैथ के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे साथ साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए लास्ट तक बने रहें। साइंस के प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आप लास्ट तक बने रहिए और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ के क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पूछा है कौन से ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होने पर इसमें घर्षण बल जो होता है वो शामिल होता है। इसको आप खुद अपने आप से महसूस कर सकते हैं। ठंडी के दिनों में जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते होंगे, रगड़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि घर्षण के कारण हाथों में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। यानी कि घर्षण ऊर्जा जो है, घर्षण बल जो है वहाँ पे कार्य कर रहा है, जिसके कारण जब दोनों हाथों को गतिज प्रदान करते हैं, गतिज ऊर्जा उसमें प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो है वो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? मांसपेशियों की ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। आपके पास कोई रबड़ बैंड है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं यानी खींच लेते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे खींचे रहते हैं, इधर से पकड़े रहते हैं, इधर से पकड़े रहते हैं, तो ऊर्जा यहाँ दोनों तरफ जाके स्थिर हो जाती है और इसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब रबड़ बैंड को खींचते हैं तो वह अपनी आणविक संरचना के विरूपण के कारण स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, मूव करने में कितना कार्य किया जाता है? 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर है, मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा? 40 जूल, 80 जूल, 65 जूल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 जूल, 80 जूल। कैसे? देखिए, दिया गया आवेश, अगर आवेश Q = 5C है यानी कि 5 कूलाम है, तो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो कितना दिया हुआ? आपको 16 वोल्ट दिया हुआ है। कूलाम आवेश आपको 5 कूलाम और विभवांतर आपको 16 वोल्ट दिया हुआ है, तो विभवांतर का फॉर्मूला होता है W/Q, यानी कि W/Q। तो W आपका कितना था? आवेश कितना था? 5 था। एक मिनट, W/Q हो गया। अगर आपको W निकालना है, यहाँ पे आपको W पूछा ना, यहाँ पे क्या पूछा? मूव करने में किया गया कार्य, तो आपको वर्क निकालना है। तो जब आप वर्क निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा W = Q × V, यानी कि आवेश गुणे विभवांतर। तो आवेश आपका कितना दिया हुआ था? 5, और विभवांतर कितना दिया हुआ है? 16। तो 16 गुणे अगर आप 5 करेंगे, 16, 16 तो 32, 16 48, 16 64, 16 पंचे 80, कितना आ जाएगा? 80 जूल आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 जूल। अगला क्वेश्चन है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? आपसे पूछा है कोई दो द्रव्यमान है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इनके बीच, अगर इनके बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, यहाँ और यहाँ कर दिया जाए, इनको डबल दोगुना कर दिया जाए, तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। क्यों? दो वस्तु है और इनके बीच इतनी ही दूरी है, अब आप इसको बढ़ा कर डबल कर दे रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण दूर हो गया ना, गुरुत्वाकर्षण बल भी तो इनके बीच दूर हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको निकालने का फॉर्मूला भी होता है जो आपको यहाँ दिया है, F = GM1 M2/R²। ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि M1 और M2 के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पहले का 1/4 हो गया है। अगला क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है?
ऑप्शन आपके लिए दिया है Gmm/6r, Gmm/2r², Gmm/12r², एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए Gmm/6r। कैसे? m इक्वल जो होता है वो द्रव्यमान होता है, 2r त्रिज्या की कक्षा से दूरी, कक्षा पर लगने वाली ऊर्जा U इक्वल टू Gmm/2r होता है। तो वही द्रव्यमान 3r त्रिज्या होगी, 3r त्रिज्या होगी, तो ये 2 था और 3r त्रिज्या हो गई। तो इसको जो फॉर्मूले पे रखेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 और 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो Gmm हो जाएगा और अपान 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6r हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा Gmm/6r। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस की गतिज ऊर्जा E और उसके दाब P का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? E और P का संबंध पूछा है आपसे। ऑप्शन दिया P इक्वल टू 3E, E इक्वल टू 2/3P, P इक्वल टू 2/3E। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, P इक्वल टू 2/3E। ये किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दाब के बीच का संबंध है। ठीक है, गतिज ऊर्जा को E से लिखा जाता है, दाब को P से लिखा जाता है। ठीक, गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं यानी एनर्जी, और दाब को यानी प्रेशर यानी कि P, और इनके बीच का संबंध P इक्वल टू हो जाएगा 2/3E। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम सहित का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? 1 न्यूटन, 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 न्यूटन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 9.8 न्यूटन। अगर यहाँ पे 9.8 मीटर सेकंड के ऊपर अगर स्क्वायर लगा होता तो ये भी आपका जवाब सही हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता एक से अधिक, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक पिंड का द्रव्यमान 1 किलोग्राम, पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया था, इसी पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन भी लिख सकते हैं, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था, मतलब कृत्रिम जीन किसके द्वारा पैदा किया गया था? हरगोबिंद खुराना, अलेक्जेंडर ओप्रिन द्वारा, मेघनाथ शाह द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारतीय मूल के ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनके द्वारा कृत्रिम जीन पैदा किया गया उनका नाम हरगोबिंद खुराना है। हरगोबिंद खुराना ने 1972 में कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। कब किया था? 1972 में किया था। उनके इस खोज से जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास के नए रास्ते खुले। जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए? जेनेटिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण के लिए हरगोबिंद खुराना जी को। और कृत्रिम जीन का खोज इन्होंने कब किया? 1972 में किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, फोटोवोल्टाइक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी? ये सब बीपीएससी टीआरई 3.0 जो पेपर कैंसिल हो गया था उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। तो कैंसिल पेपर के क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वोल्टाइक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी? एडमंड बेकरल, थॉमस कीवल, अल्फ्रेड वेगनर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एडमंड बेकरल। वोल्टाइक प्रभाव की अभिधारणा एडमंड बेकरल ने दी थी। प्रकाश को विद्युत में बदलने की प्रक्रिया वोल्टाइक प्रभाव कहलाता है। आजकल हम सभी ने सोलर पैनल को अपने घरों में या अपने आसपास लगे हुए देखते हैं। सोलर पैनल में यही जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है, ये विद्युत ऊर्जा में चेंज हो जाती है और इसी को ही वोल्टाइक प्रभाव कहा जाता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण ही वोल्टाइक प्रभाव कहलाता है। और इसकी अभिधारणा जो है वो एडमंड बेकरल ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली को निम्न में से किस सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया? कैनेडियन सरकार, भारत सरकार, फ्रेंच सरकार, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मीट्रिक प्रणाली देने वाली जो सरकार थी वो फ्रेंच सरकार थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मीट्रिक प्रणाली है क्या? तो यह वजन और नाप के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दशमलव पद्धति है जिसमें लंबाई और द्रव्यमान के लिए मीटर तक किलोग्राम पर क्रमशः आधारित है, यानी लंबाई के लिए मीटर और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। और ये फ्रेंच सरकार द्वारा 1795 में प्रस्तावित किया गया था। मीट्रिक प्रणाली आई कब थी? 1795 में आई थी। हो सकता है इस बार पूछा गया मीट्रिक प्रणाली दिया किसने? फ्रेंच सरकार ने। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि ये आई कब थी, तो 1795 में आई थी।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन्होंने लगभग 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने में आप लोग का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है ENT। ENT यानी कि ईयर, नोज और टीथ विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण यूज किया जाता है? ENT विशेषज्ञ कौन होते हैं? जो आँख, कान और दांत के डॉक्टर होते हैं उन्हें ENT विशेषज्ञ कहा जाता है। ईयर, नोज और टीथ, इनके द्वारा कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आँख, ईयर, कान, नोज़ और टीथ के जो डॉक्टर होते हैं वो आपके कान को देखेंगे या नाक को देखेंगे या आपके दांतों को देखेंगे तो बहुत पास से देखते हैं, बहुत करीब आकर देखते हैं। तो अल्फ़ाबेट में आ और ऊ, आ पहले आता है, ऊ बाद में आता है, यानी कि आ आपके पास आ जाएगा, ऊ दूर रहेगा। तो आप अवतल दर्पण आसानी से ऐसे छोटे छोटे निमोनिक्स के माध्यम से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। हो सकता है आपको पेपर में ना भूले अगर ये चीज़ आपको याद रही कि अल्फ़ाबेट में आ पहले आता है और पास की चीज़ों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? R=IV, R=I/V, R=V/I, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तार का प्रतिरोध R=V/I, जहाँ V क्या है? वोल्ट और I क्या है? एम्पियर। ठीक है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तब चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I और V=RI, जहाँ R समानुपाती अचर है तो R क्या हो जाएगा? V/I। ठीक। R को ही तार या चालक का प्रतिरोध कहा जाता है, जिसकी मानक इकाई ओम है। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरोध की इकाई क्या है तो प्रतिरोध की इकाई ओम है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है? हार्मोन्स, पाचक एंजाइम, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा है कि हमारे शरीर में जो हम भोजन लेते हैं, जो हम रोटी का एक टुकड़ा या चावल, दाल चावल जो मुंह में डालते हैं, उसको तोड़ता कौन है? हमारे शरीर के अंदर ब्रेक डाउन कौन करता है? अब देखिए यहाँ पे वर्ड ब्रेक डाउन यूज किया है, तोड़ना नहीं यूज किया है। इसलिए कहा जाता है कि आपको इंग्लिश के छोटे मोटे वर्ड जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है। तोड़ने का काम कौन करता है? हार्मोन्स। तो हार्मोन्स नहीं करता है। हार्मोन्स हमारे शरीर की ग्रंथियों को, ग्लैंड को उत्तेजित करने का कार्य कर सकता है, लेकिन ये ब्रेक डाउन करने का कार्य नहीं करता है। पाचक एंजाइम, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने का कार्य करते हैं। पाचक एंजाइम खाए गए भोजन को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं, जो पोषण तत्वों को ऐसे पदार्थों में बदल देता है जिन्हें पाचन तंत्र अवशोषित कर लेता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या है? भूरा, सफ़ेद, नीला, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सिल्वर ब्रोमाइड से आपको कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज हो जाए। इसे वाइट अगर ऑप्शन में दिया होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं लगा दे, ऑप्शन में वाइट भी दिया हुआ है, क्योंकि सिल्वर लगभग वाइट कलर का होता है। लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भूरा। सिल्वर ब्रोमाइड, जिसका फार्मूला होता है AgBr, ये नरम, हल्का पीला और पानी में आघुलनशील नमक है, जो प्रकाश के प्रति अपनी असमान संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर धातु और ब्रोमीन गैस के विघटन से बना होता है, जहाँ सिल्वर का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इससे भूरे को धूसर भी लिखा जाता है। अगर आपको भूरा ना लिख के धूसर लिखा हो तो भी सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? जेल, एरोसोल, पायशन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पायसन या इमल्सिफिकेशन या फिर इमल्सन या पायसन। द्रव का द्रव में फैलना ही पायसन कहलाता है। जैसे आप दूध में पानी को डाल दें और दोनों आपस में मिल जाएं तो इसको पायसन कहा जाता है, इमल्सन कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? समांगी उत्प्रेरक, असमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक प्रवर्तक, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, उत्प्रेरक प्रवर्तक ये प्रक्रिया की दर को धीमा करते हैं।
उत्प्रेरक परिवर्तन है क्या? तो उत्प्रेरक परिवर्तक एक रसायन है जो प्रक्रिया की क्रिया को धीरा करते हैं। जैसे प्रतिक्रियाशील गैस में मौजूद कोई भी आर्सेनिक अशुद्धता संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के संश्लेषण में वैनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की गतिविधि को बाधित कर देती है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है? सल्फर घोल, सोडियम क्लोराइड घोल, स्वर्ण घोल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड घोल, ये लियोफोबिक कलिक का उदाहरण नहीं है। सल्फर घोल और स्वर्ण घोल ऐसे इनको कोलाइड कहा जाता है, जिनमें परिक्षेपित चरण में परिक्षेपण माध्यम के लिए बहुत कम बंधुता होती है और एक बार परिक्षेपित चरण और परिक्षेपण माध्यम अलग हो जाने पर दोनों चरणों को दोबारा मिलाकर सीधे समाधान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें लियोफोबिक क्लोराइड के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? स्याही में डूबा हुआ कॉटन, सिलिका जल के ऊपर पानी, पानी सोख, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग टीआरई 3.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैथ के इस पीडीएफ पे मैथ के भी क्वेश्चन है जो आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अभी तक बीपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका क्वेश्चन पेपर, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी और साइंस, मैथ सब कुछ दिया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसका जो सही जवाब है कि शोषण का एक उदाहरण कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिका जल के ऊपर पानी, ये शोषण का एक उदाहरण है। ठीक है, सिलिका जल के ऊपर पानी अल्कोहल, फिनॉल, एमाइन आदि के लिए उपयुक्त अवशोषक है या हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ऐसा करता है। सिलिका जल जब पानी के ऊपर रखा जाता है तो साइक्लिंग यानी कि नमी को अपशोषण के माध्यम से अवशोषित करता है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यह एक पदार्थ अपने आसपास की नमी को हटा सकता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? मलेरिया विरोधी, निष्क्रामक, रोगाणु रोधक, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मलेरिया विरोधी दवाइयों को लोगों के इलाज में कभी भी सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? मानव रक्त, चूने का पानी, नींबू का रस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अम्लीय है, इसको जानने के लिए आपको पीएच जानना होगा। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है, जिसमें 7 पे न्यूट्रल होता है, यानी कि ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। अम्लीय 7 से इधर जाएंगे तो आपको अम्लीय मिलेगा, 7 से इधर जाएंगे तो आपको क्षारीय मिलेगा, यानी कि 7 से 14 की तरफ आप बढ़ेंगे तो क्षारीय मिलेगा और 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीय मिलेगा। अब उसमें से आपको इसमें से सबका पीएच पता होना चाहिए कि किसका पीएच क्या है। मानव रक्त का पीएच क्या है, चूने का पानी कितने पीएच का है, नींबू का रस कितने पानी का है, कितने पीएच का है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नींबू का रस अम्लीय होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच 2.32 होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप मानव रक्त और चूने के पानी का पीएच हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपका जवाब सही होगा तो अगले वीडियो में आपके कमेंट के साथ आपके नाम को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ लोगों ने अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें भेजे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं संजना कुमारी, इन्होंने दानिश सर की जो बुक है इसके शॉर्ट पे जय हिंद लिखा हुआ है। उसके साथ प्रणीतिका कुमारी, इन्होंने थैंक यू सो मच लिखा हुआ है। विज्ञान साइंस के इसके पहले के वीडियो में इन्होंने केवल थैंक यू लिखा हुआ है। उसके बाद सुषमा कुमारी ने ऑप्शन बी जवाब दिया है। उसके बाद आपका बिहार स्पेशल में जवाब आया है श्रुति ब्लॉग का। काजल अग्रहरी का जवाब आया है कि सर विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 22% होगा, इन्होंने इसका जवाब दिया हुआ है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय अभ्यारण्य, इन्होंने भी जवाब दिया हुआ है। क्या नाम है इनका? राई रिस्को, पता नहीं क्या नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। कांवर झील, इन्होंने भी उदाहरण दिया हुआ है। इस तरह से अगर आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपके नाम को भी इस तरह से दिखाया जाएगा। तो आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे तो आपके नाम को भी आपके कमेंट के साथ इस तरह से दिखाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है
अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन, पृथक्करण, निष्प्रभावीकरण, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी निष्प्रभावीकरण। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस क्रिया को निष्प्रभावीकरण कहते हैं। ठीक है, कैसे? आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक अम्ल है HCl एक अम्ल है जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये क्षार के साथ अब क्रिया कर रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, बना क्या रहा है? NaCl यानी कि साल्ट यानी कि लवण, और क्या बना रहा है? जल जो है वो रिलीज हो रहा है। तो ये क्या बनाते हैं? पानी और लवण जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसमें कितना, किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है और उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रक्रिया को जान पाएंगे। सोडियम और पोटेशियम जो है इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से मुक्त कर देते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दुधिया बना देती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ये चूने के पानी को दुधिया बना देती है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु है? तांबा, मैग्नीशियम, सोना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी सोना। सोना प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती है और यह सबसे कम अपक्रियाशील धातु है, यानी कि ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, ना ही जल के साथ ना ही हवा के साथ, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन दिया है उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, अनुत्क्रमणीय, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा निष्कासित करने का अर्थ है किसी निकाय से ऊर्जा का उसके परिवेश में स्थानांतरण से है। यह प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए ऊष्माशोषी प्रक्रिया क्या है, तो यह सामान्यतः ऊष्मा के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करती है, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित करने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी कहलाती है और ऊष्मा को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है। निष्कासित, ऊष्मा को निष्कासित करने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम से हर साल हर एग्जाम में, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, केमिकल नेम से उसके कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन के केमिकल नेम। ठीक है, विटामिन B12 का पूछा है, राइबोफ्लोविन, कोबालामिन, थायमिन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन B12 का नाम कोबालामिन या साइनोकोबालामिन है। वहीं पे अगर बात करें राइबोफ्लोविन का केमिकल नाम क्या है? राइबोफ्लोविन किस विटामिन का नाम है? और थायमिन, तो थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं। राइबोफ्लोविन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपका कमेंट सही होता है, आपका जवाब सही होता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा कि राइबोफ्लोविन किस विटामिन का केमिकल नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? चीनी, केला, मछली का तेल, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी मछली का तेल। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत मछली का तेल है। विटामिन ए का अगर आपसे केमिकल नाम पूछे तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, इसे रेटिनॉल कहते हैं रासायनिक नाम इसका। यह दृष्टि के लिए यानी हमारे आंखों के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा मछली के तेल में पाए जाते हैं, लेकिन मछली के तेल के साथ साथ और भी चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है, जैसे अंडा हो गया, मछली हो गया, डेयरी उत्पाद हो गए यानी कि जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, तथा पीले रंग की जो सब्जियां होती हैं उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। अगर आपसे बात करें विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, और विटामिन ए जो है वो गाजर में भी पाया जाता है, चूँकि गाजर में कैरेटिनॉल पाया जाता है, इसलिए विटामिन ए को कैरेटिनॉइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? यानी कि आपसे यहाँ से वार्म ब्लडेड एनिमल पूछा है, कबूतर, दादुर, मगरमच्छ, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो वार्म ब्लडेड को याद करने का ट्रिक होता है WBM, BMW या फिर WBM, BMW कर लेते हैं, गाड़ी का नाम है, ये आसानी से याद हो जाएगा। BMW यानी कि वार्म ब्लडेड जो हैं
वो कौन कौन से हैं? बर्ड्स और मैमल। बर्ड और मैमल जितने भी हैं वो सारे वार्म ब्लडेड हैं। इसके अलावा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन बर्ड और मैमल जो हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। BMW से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बर्ड में क्या दिख रहा है? कबूतर बर्ड है, ये गर्म खून वाला प्राणी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? कैप्साइसिन, कैरोटीन, लाइकोपिन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए कैप्साइसिन। मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन के कारण देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए विनाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन क्या है, तो इसमें अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या है? अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करना नाइट्रिफिकेशन है। विनाइट्रिफिकेशन क्या है? तो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया विनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? जीन, आरएनए, क्रोमोसोम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन है जीन। डीएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए अणु को दो लंबे सूखे एवं श्रृंखलाओं का बना होता है, जो परस्पर एक अक्ष के चारों तरफ विपरीत दिशाओं में घुमावदार सीढ़ीनुमा संरचना होती है। इसी को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये बना होता है और इसी को डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कुछ बॉन्ड लगे होते हैं जिसे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन कहते हैं। ठीक है, और इसके जो सूचना प्रदान करने का, इसी पे जीन प्रेजेंट होता है, इसी बॉन्ड पे जीन प्रेजेंट होता है और जो सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। तो डीएनए को सूचना प्रदान करने का कार्य कौन करता है? जीन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतत में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रक्रिया को कहते हैं? रूपांतरण, जीन, अनुवांशिकता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन सी अनुवांशिकता। माता पिता के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में पहुंचने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? अनुवांशिकता कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए अनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार कौन है, तो यही डीएनए, जिसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, यह अनुवांशिकता के लिए जिम्मेदार होता है। और अनुवांशिकता की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत सिराएं मिलती हैं केंद्रीय सिरा तंत्र, जिसे सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, हृदय में या कृत में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हार्ट में। आगत तथा निर्गत सिराएं हृदय में मिलती हैं, क्योंकि हृदय सिरा के माध्यम से रक्त को शरीर में पंप करता है, जबकि निर्गत सिराएं रक्त को हृदय में दूसरे अंगों तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे आने वाली और जाने वाली दोनों ही सिराएं मौजूद होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रतौंधी के लिए किस विटामिन की कमी होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा था विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये मिलता कहाँ से है? विटामिन ए की पूर्ति किससे होती है? तो दूध से, पनीर से, अंडा से, हरी सब्जियों से तथा मछली के तेल से विटामिन ए की पूर्ति की जाती है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम या फिर रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है? तो इसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होती है? मल त्याग, श्वसन, निरसन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भोजन में संग्रहित ऊर्जा को कोई विशेष प्रक्रिया द्वारा मुक्त नहीं किया जाता, क्योंकि यह विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। कोई इसके लिए स्पेशल प्रोसेस नहीं होता है। तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए वायरस। वायरस के कारण जनरल जो है कॉमन सर्दी जुकाम जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जनरल जो आमतौर पर हमें जुकाम बुखार हो जाता है, अगर पूछा जाए उसके लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है, तो राइनो वायरस इसके लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, ध्वनि तरंग, प्रकाश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं।
कान के ड्रम का कंपन होगा तभी हमें कोई चीज़ सुनाई देगी, यानी कि ध्वनि तरंगें जब हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो कान में जो लगा हुआ ड्रम होता है वो कंपन करता है, जिसके कारण हमें कोई चीज़ सुनाई देती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्वनि तरंगें। हमारे जो सुनने की क्षमता है, हमारे कान के जो सुनने का परास है वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हम लोग इसको नहीं सुन पाते हैं, इसलिए इसको अल्ट्रावायलेट रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है, यानी कि श्वसन पिगमेंट क्या है, रिस्पायरेशन पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, रक्त, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का रंजक है, एक पिगमेंट है जिसको दो भागों में आप तोड़ सकते हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम का अर्थ होता है रेड और ग्लोबिन का अर्थ होता है आपको प्रोवाइड करने वाला, यानी ब्लड को लाल रंग प्रोवाइड करने वाला ही हीमोग्लोबिन कहलाता है और यह श्वसन रंजक होता है, यानी कि सांस लेने में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं? धमनी, सिरा, कोशिका, एक से